हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों, आज अपन करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम अपने होते हैं उनके सबके मैंने मिला के लिए हैं। करीब 21-22 क्वेश्चन है। लगभग 1 घंटा अपन को लगेगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं खींचना चाहता वीडियो को, इस वजह से मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए। इसके अलावा अपन पार्ट 1 ही है तो पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे आते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि क्वेश्चंस की तो देखिए कोई कमी नहीं है और प्रैक्टिस जितनी की जाए उतनी अच्छा है। इसलिए एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन रखने से कोई फायदा नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, आप लोगों को भी उतना एक बार में देखा नहीं जाता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे भी बस 21-22 क्वेश्चन लिए हैं। इसी तरीके से अपन आगे पार्ट 2 पार्ट 3 भी लाएंगे और बाकी चैप्टर्स के लिए भी इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज चलाएंगे, जहाँ पे ये लाइव सीरीज है। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका हाथ के हाथ आंसर दे दूंगा। और बाद में भी अगर लाइव वीडियो खत्म होने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जैसा भी आपके लिए पॉसिबल हो आप देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अपने पास। ए लेडर लीनिंग अगेंस्ट ए बॉल मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच दैट कोसेक थीटा इक्वल टू 37/35। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये चीज आपको समझनी होगी। जब भी अपन हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं इसका मतलब कुछ इस तरीके से, ये होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल। तो क्या लिखा जा रहा है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये ग्राउंड शब्द दिया जाए ना दिया जाए इससे कोई फर्क बहुत पड़ता नहीं है। अगर उसने हॉरिजॉन्टल बोल दिया इसका मतलब ग्राउंड ही है, और अगर वर्टिकल बोला जाता तो दीवार को मानते। देखिए, ए लेडर, लेडर मतलब सीढ़ी, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, दीवार के सहारे झुकी एक सीढ़ी जमीन के साथ थीटा का कोण इस प्रकार बनाती है कि कोसेक थीटा 37/35 है। तो देखिए, एक जो सीढ़ी है वो दीवार के सहारे झुकी हुई है। दीवार हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है, इस तरीके की। अब इसके सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है, कुछ इस तरीके से लगी हुई होगी। और इतना तो पक्का है कि दीवार और सीढ़ी टिकी हुई जमीन पे ही होगी। हवा में तो दोनों चीज नहीं हो सकती, मतलब कोई भी चीज हवा में नहीं हो सकती। ये जो सीढ़ी है ये भी जमीन पे ही टिकी होगी और ये जो दीवार है ये भी उसी समतल जमीन पे टिकी होगी। तो ये बोल रहा है कि जो लेडर है सीढ़ी वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाती है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दो चीजों में कौन सा है, दीवार या फिर जमीन। तो आपको मैंने अभी अभी बताया हॉरिजॉन्टल ये होता है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल क्या हुआ, जमीन। यहाँ पे वैसे ग्राउंड शब्द बोला गया है लेकिन हो सकता था वो ग्राउंड शब्द ना भी बोलता, तब भी आपको क्या लेके चलना है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है नीचे की जमीन। तो जमीन के साथ ये सीढ़ी थीटा एंगल बना रही है। तो जमीन के साथ ये सीढ़ी कॉन्टेक्ट कहां पे कर रही है, मतलब मिल कहां पे रही है, जहां पे मिल रही है वहीं पर एंगल बना सकती है। तो आप देखिए केवल एक यही पॉइंट है जिसपे ये सीढ़ी मिल रही है, तो इसका मतलब है यहीं पे एंगल बन रहा है कितना, थीटा एंगल। अब आपसे ये क्या बोल रहा है, इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 10.8 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल। ये अपनी बॉल है ना। तो क्या बोल रहा है कि जो लेडर का फुट है वो 10.8 मीटर दूर है वॉल से। इसका मतलब देखिए, लेडर का फुट कौन सा, ये वाला, और वॉल है आपकी ये पूरी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपको ये दे दिया 10.8 मीटर। आपसे बोल रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द लेडर टचेस द वॉल। इसका मतलब इस वॉल की हाइट पूछ रहा है। वॉल की हाइट निकालने के लिए अपन को कोसेक थीटा दे दिया 37/35। कोसेक थीटा होता क्या है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब हाइपोटेनियस तो फिक्स होती है हमेशा, ये हो गई अपने पास 37, और परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ये हो गया अपना 35। अब देखिए 37-35 ये एक ट्रिपलेट होती है, 37-35-12। ट्रिपलेट्स आपको याद होती है तो बहुत अच्छा होता है, जल्दी आप कर सकते हैं, वरना पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी आप देख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करते तब भी आपका आंसर आ जाता, 37 स्क्वायर इक्वल टू 35 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करते तो यहां से एक्स की वैल्यू 12 आती। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाली साइड 12 होनी चाहिए, लेकिन 12 नहीं है, कितनी है, 10.8 है। तो अपन कह सकते हैं कि भैया 12 की वैल्यू 10.8 है। अपन से पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है ये वॉल की हाइट। वॉल की हाइट 12 के हिसाब से कितनी होनी चाहिए थी, 35।
लेकिन अपन को 12 के हिसाब से हाइट नहीं बतानी, अपन को बतानी है 10.8 के हिसाब से। तो 12 के हिसाब से तो 35 है, लेकिन 10.8 के हिसाब से कितनी होगी? तो आप यहाँ पे देखिए 12 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 0.9 टाइम्स जाता है। इसका मतलब एक की वैल्यू 0.9 है, तो 35 की वैल्यू कितनी हो गई? 35 इंटू 0.9, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 31.5, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ये वॉल की हाइट कितनी हो जाएगी? 31.5 मीटर। इसमें एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली होती है वो ये कि क्वांटिटी मतलब यूनिट कौन सी है। अगर आपको सारी यूनिट मीटर में दे रखी है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई यूनिट मीटर में, कोई सेंटीमीटर में या कोई किलोमीटर में इस तरीके से दे रखी है तो सबसे जरूरी चीज है पहले उनकी यूनिट को सेम करना। अगर यूनिट आपने सेम नहीं करी तो मान के चलिए कि आप जो कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, आपका आंसर नहीं आएगा। तो यूनिट सेम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, विदाउट यूनिट सेम करे आपका काम नहीं चल पाएगा। चलिए दूसरी बात, जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे जरूरी चीज होती है डायग्राम। अगर आप डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका 80% क्वेश्चन सोल्व हो गया। बाकी 20% में आपको फॉर्मूले और ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। ट्रिक्स अभी मैं बताऊंगा, हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत अच्छी ट्रिक्स होती है जिससे आपका आंसर विद इन 30 सेकेंड आ सकता है अगर आप उन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो। जैसे चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। एन पर्सन 1.8 मीटर टोल, यहाँ पे आदमी की हाइट मेंशन करिए, 1.8 मीटर का एक आदमी है। चलिए बना लेते हैं, ये मैंने बना लिया कुछ आदमी 1.8 मीटर का। इज 30√3 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर, टावर से वो 30√3 मीटर की दूरी पर है। तो मान लेते हैं ये टावर है कुछ इस तरीके का, इससे इस आदमी की दूरी कितनी हो गई? 30√3 मीटर। तो ये वाली जो अपनी लेंथ है, जमीन की जो दूरी है आदमी और टावर के बीच की, वो 30√3 दे रखी है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की साइड बनता है, मतलब नीचे खड़ा होके कोई इंसान ऊपर देख रहा है किसी वस्तु को तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ऊपर खड़ा होके कोई इंसान नीचे की साइड देख रहा है तो वो बनाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब भी आपसे बोला जाए एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब है कि नीचे से ऊपर की ओर अपन देख रहे हैं और उसी में ही एंगल बना रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। देखिए यहां पे इंसान की हाइट दे दी 1.8 मीटर। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान की हाइट नहीं दी जाती। जब इंसान की हाइट नहीं दी जाती तो अपन जो एंगल बनाते हैं वो सीधा जमीन से बनाते हैं। जैसे कि मान लेता हूं मैं, ये जमीन है तो जो एंगल बनाऊंगा वो सीधा यहां से बनाऊंगा। लेकिन जब आपको इंसान की हाइट दे दी जाए तो जो आप एंगल बनाएंगे वो इंसान की आंखों से बनाएंगे, और आंखें आप कहां पे मानेंगे? इंसान के एकदम टॉप भाग में। मतलब ये पूरा इंसान है तो इसका टॉप भाग ये है, तो जो अब मैं एंगल बनाऊंगा वो यहां से बनाऊंगा। तो ये चीज एग्जामिनर और क्वेश्चन सेट करने वाले के ऊपर डिपेंड करती है कि वो इंसान की हाइट देता है या नहीं देता। अगर वो देता है तो फिर आपको एंगल उसकी आंखों से बनाना है, और अगर वो नहीं देता तो फिर आपको एंगल जमीन से बनाना है। तो ये कुछ इस तरीके का एंगल बनेगा यहाँ पे, जो कितने का दे रखा है? 30 डिग्री का। ये वाला एंगल क्या हो गया? 30 डिग्री। क्या बोल रहा है? देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर की हाइट अपन को फाइंड आउट करनी है। ये पूरी हाइट जो है टावर की है। देखिए अगर ये 30√3 है तो ये चीज भी 30√3 होगी, ये बराबर ही होगा। आप बोल सकते हैं पैरेलल साइड है एकदम, तो इक्वल साइड है होगी ये। अब आप यहाँ पे देखिए कुछ ट्रिक्स होती है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। देखिए अगर एंगल ये वाला 30 है और ये वाला 60 है, इतना तो पक्का है कि एक एंगल तो 90 का ही होगा, तभी जाके वो राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है। और राइट एंगल ट्राइंगल में ही अपन हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करते हैं, बाकी और किसी ट्राइंगल में अपन हाइट एंड डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनने के लिए एक एंगल को तो 90 ही होना पड़ेगा। बाकी दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, 45-45 हो सकते हैं, 30-60 हो सकते हैं, 15-75 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इनमें एक फिक्स रेशियो चलता है कि अगर 30 के सामने वाली साइड को मैं 1 मान लूं तो 60 के सामने वाली साइड
√3 के बराबर होगी और 90 के सामने वाली साइड 2 के बराबर होगी। ये रेशियो चलता है कैसे, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी साइड का जो रेशियो होता है वो 1:√3:2 के उसमें रहता है। इसी तरीके से 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, इनका जो रेशियो होता है वो 1:1:√2 के रेशियो में रहता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, एकदम जरूरी है। अगर ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो 30 सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा। और अगर ये चीज आपको याद नहीं रहेगी तो फिर आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे 10 ट्रिग्नोमेट्रीज के, जो फालतू आपका टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए ये चीजें अगर याद रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अब यहाँ पे ये वाला एंगल तो 90 पक्का है, एक एंगल आ गया 30, तो अब जो एंगल बचा ये वाला, ये कितने का होगा, ये श्योर है कि भाई 60 का ही हो सकता है, 60 के अलावा हो ही नहीं सकता। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो 60 के सामने वाली साइड है ये 30√3 है। मतलब 60 के सामने वाली साइड कितने की होती है, √3 की, तो 30 के सामने वाली 1 की हो जाती है। मैं बोल सकता हूं कि √3 की वैल्यू 30√3 है, तो 30 के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं ना कि भैया 60 के सामने वाली √3 है तो 30 के सामने वाली 1 हुई, मतलब अपन ने क्या करा, 60 के सामने वाली साइड को √3 से डिवाइड कर दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पे 60 के सामने वाली साइड 30√3 है, तो इसको क्या करूंगा मैं, √3 से डिवाइड कर दूंगा तो 30 के सामने वाली साइड आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ये 30 है और ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, तो दोनों कितनी होगी, 1.8, तो दोनों मिला के कितनी हो गई, 31.8। इसका मतलब इस पूरे टावर की हाइट कितनी हो गई, 31.8। तो इस तरीके से अपन टावर की हाइट निकालेंगे। किसी को अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो वो कमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में बीच बीच में देख रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्ट्रेट पोल 17.75 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्ट्रेट टावर इज 60 डिग्री। सबसे पहले तो देखिए पोल बनाते हैं। पोल बनाया ये मैंने कुछ इस तरीके का, जो कितना है 17.75 मीटर। The angle of elevation of the top of a straight tower is 60 डिग्री। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया कहां से जा रहा है, टॉप ऑफ ए स्ट्रेट पोल, मतलब इस पोल के सबसे ऊपरी भाग से। अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है इसका मतलब वो हमेशा नीचे से ऊपर की साइड बनाया जाता है। तो टावर जो होगा वो इस पोल से बड़ा ही होगा, तभी जाके एंगल ऑफ एलिवेशन बन सकता है। अगर टावर इस पोल से छोटा होता तो कभी भी यहाँ पे मैं इस पोल के ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बना सकता था, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है। तो मेरे को जो टावर है वो इस पोल से बड़ा ही बनाना होगा, तो मैंने कुछ इस तरीके का एक टावर बना दिया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए स्ट्रेट टावर इज 60 डिग्री। तो यहां से इस टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो अपन ने बनाया है वो 60 डिग्री का है। तो ये वाला एंगल अपने पास आ गया 60 डिग्री। इफ द टावर वाज 57.75 मीटर हाई, तो देखिए उसने खुद ने भी अपन को बोल दिया कि जो टावर है वो 57.75 का है। देन एट व्हाट डिस्टेंस वाज द बेस ऑफ द टावर फ्रॉम द बेस ऑफ द पिलर। तो बोल रहा है कि जो टावर का बेस है वो पोल के बेस से कितनी दूरी पे है। तो पोल का बेस ये है और टावर का बेस ये है, तो आपस में ये वाली दूरी कितनी है ये अपन से पूछा जा रहा है। सबसे पहले ये पूरा टावर 57.75 है, इतनी दूरी ये और ये बराबर होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये दूरी 17.75 है तो ये दूरी भी 17.75 है। तो ये जो बाकी ऊपर की दूरी है ये कितनी हुई, 57.75 में से 17.75 माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब देखिए ये तो 90 होना है फिक्स है, एक 60 है तो दूसरा क्या हुआ, 30 हुआ। यहां पे अपन बोल सकते हैं कि 60 के सामने वाला 40 है, तो 30 के सामने वाला क्या होगा, 30 के लिए क्या करते हैं, जो 60 वाला है उस पर √3 से डिवाइड करते हैं। तो 40 पे मैंने √3 से डिवाइड किया, मतलब 40 डिवाइड बाय √3। तो ये जो दूरी है यही सेम दूरी ये वाली भी होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि टावर के बेस से पोल का बेस की दूरी कितनी हो जाएगी, 40 बाय √3। अब 40 बाय √3 में अगर आप रेशनलाइज करेंगे
तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, नीचे में तो आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 40√3/3। ऑप्शन नंबर ए, यही अपना आंसर है। तो ये सब क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, बहुत कैलकुलेशन इनमें कुछ ज्यादा होती नहीं है, बस आपको डायग्राम अगर बना लेते हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेन खेल है डायग्राम का। चलिए, ए गर्ल 1.2 मीटर tall can just see the sun over a 3.62 meter tall wall which is 2.42 meter away from her. The angle of elevation of the sun is. ठीक है, चलिए, तो अब आप देखिए यहाँ पे आपसे बोला क्या जा रहा है, एक टोल गर्ल है, कितनी हाइट है उसकी 1.2 मीटर। जैसा कि मैंने बोला, अगर इंसान की हाइट मेंशन की जाती है तो फिर अपन को इंसान को इस तरीके से दिखाना होता है। अगर इंसान की हाइट नहीं दी जाती तो फिर सीधा अपन जमीन से ही एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं। कैन जस्ट सी दी सन ओवर ए 3.62 मीटर टॉल वॉल। तो देखिए कुछ इस तरीके की एक लंबी दीवार है 3.62 मीटर की। अब जो सन है वो दीवार के कितना भी ऊपर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अपन उस तरीके की चीजों को मान के नहीं चलते, क्योंकि अगर वैसे मान के चलेंगे तो कभी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपन क्या मान के चलते हैं कि जो सन है वो एकदम दीवार के जस्ट ऊपर है, और वो जो लड़की है वो उस सन को दीवार के जस्ट ऊपर देख रही है। तो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कहां से बनेगा, उसकी आंखों से बनेगा, और कहां तक बनेगा, उस दीवार के ऊपरी भाग तक बनेगा, क्योंकि जो सन है वो एकदम दीवार के जस्ट ऊपर है। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। अपन को इसके अलावा क्या दे रखा है, विच इज 2.42 मीटर अवे फ्रॉम हर। तो वो जो दीवार है विच इज 2.42 मीटर अवे फ्रॉम हर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। एंगल ऑफ एलिवेशन अपन को थीटा पूछ रहा है और बोल रहा है कि 2.42 मीटर की दूरी पे है। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से इसने बोला नहीं कि ये 2.42 मीटर कौन सी वाली दूरी है, मतलब जो वो लड़की देख रही है वो वाली दूरी है या जमीन की दूरी है। तो यहाँ पे अपन पहले जमीन की दूरी से ही मान के चलते हैं इसको कि ये जो डिस्टेंस है ये अपन को 2.42 मीटर दे रखी है। तो ये वाली अगर 2.42 मीटर है तो ये वाली भी 2.42 है। मैं बोलता हूँ ये 1.2 है तो ये वाली डिस्टेंस भी 1.2 ही है। तो बाकी जो ऊपर वाली डिस्टेंस हुई वो कितनी हुई, 3.62 माइनस 1.2 मतलब 2.42 ये हुई। तो अब आप देखिए ये भी 2.42 ये भी 2.42 दोनों बराबर है, और ये दोनों बराबर मतलब क्या कह सकते हैं अपन कि 1:1 के रेशियो में। और 1:1 का रेशियो कब होता है, जब थीटा 45 होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी चल सकते हैं कि टेन थीटा अपन को पता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है 2.42 और बेस है 2.42, तो आपस में कट के क्या आ गया, 1 आ गया। और टेन थीटा 1 कितने पे होता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। मैं बोल सकता हूं कि थीटा का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। तो इस तरीके से अपन इसमें काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट्स 18 मीटर एंड 30.5 मीटर आर कनेक्टेड बाय वायर। तो देखिए दो पोल बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक पोल बना लिया मैंने ये, जिसकी हाइट है 18 मीटर। दूसरा पोल 30.5 मीटर का है, तो इससे ऊपर ही होगा, मतलब इससे बड़ा ही होगा। तो ये हो गया 30.5 मीटर। अब ये जो दोनों के टॉप है, ऊपरी भाग, वो एक वायर से जुड़े हुए, तो कुछ इस तरीके से जुड़े रहेंगे। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, मतलब यहाँ पे ही अपना 30 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये बोलता कि भाई वायर वर्टिकल के साथ बना रहा है तो फिर यहाँ पे ये वाला एंगल अपना 30 होता, लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ पूछ रहे हैं। वायर की लेंथ मतलब ये वाली दूरी अपन से पूछी जा रही है। चलिए ठीक है। अब देखिए ये 18 है तो ये वाली साइड भी 18 है, इतनी दूरी तो 18 हो गई। तो बाकी जो ऊपर का है ये कितना होगा, 30.5 माइनस 18 मतलब 12.5। तो ऊपर वाला चीज 12.5 होगा। अब देखिए ये वाला 90 होता है, अपन जानते हैं 30 के सामने वाला अगर 12.5 होता है तो 90 के सामने वाला कितना होता है। मैंने आपको बताया था 30, 60 और 90 में क्या रेशियो चलता है साइड का, 1:√3:2।
मतलब 30 के सामने वाला 1 है तो 90 के सामने वाला उसका डबल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर 30 के सामने वाला 12.5 है तो 90 के सामने वाला उसका डबल, मतलब 12.5 का डबल कितना हो जाएगा 25। तो क्या हो जाएगा, वायर का लेंथ 25 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग ऑफ हाइट 53 मीटर एंड 117 मीटर रेस्पेक्टिवली इज 136 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग, तो देखिए दो बिल्डिंग बनाते हैं, सबसे पहले 53 मीटर और 117 मीटर, तो कुछ इस तरीके से दो बिल्डिंग बन गई। और इनके टॉप्स की जो डिस्टेंस है वो अपन को दे रखी है, मतलब ये वाली लेंथ अपन को दे रखी है, कितनी है 136 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, दो बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये अपन से पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये चीज अपन से पूछी जा रही है कि ये कितनी है। तो चलिए ठीक है, ये तो 90 होता है, ये तो पक्का है, अपन को पता ही है। ये 53 है तो ये भी 53 है, तो बाकी ऊपर का कितना हो जाएगा 117 माइनस 53, मतलब कितना हुआ 114। तो ऊपर वाली जो साइड है वो 114 के बराबर होगी। अब आप देखिए, ये आपको 136 दे रखा है, ये 114 दे रखा है, तो नंबर जो है वो बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पे भी ट्रिपलेट तो बन रहा होगा कुछ ना कुछ, मैं कह सकता हूँ ट्रिपलेट पक्का बनेगा, क्योंकि जितने भी ऑप्शन है वो आपको एकदम इंटीजर दिए गए। जब भी अगर तीनों साइड इंटीजर आ रही है इसका मतलब वो ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे अपन को ये पता करना होगा कि ये ट्रिपलेट कौन सा है, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा बड़े हैं। जब नंबर बड़े होते हैं तो उनका रेशियो ले लेते हैं। तो 136 और 140 114 का रेशियो ले लीजिए। 8 से ये मेरे हिसाब से कटेगा शायद, 8 से एक बार में 8 से बन गया 56, और ये 8 का एक बार में, सॉरी सॉरी 8 से तो नहीं कट रहा। ओ माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, आई डू इट रॉन्ग। 117 माइनस 53 करना था ना, 64 आएगा, 64, सॉरी ये 64 होएगा। तो 8 8 जो 64, तो ये कितना हो गया 17:8। अब अपन जानते हैं कि 17 8 और 15 की एक ट्रिपलेट होती है, तो मैं बोल सकता हूं कि 17 8 15 की एक ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे जब अपन 17 8 पे गए थे तो 8 से डिवाइड करके गए थे, तो यहाँ पे वापस अपन ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 120। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 136 64 और 120 की भी एक ट्रिपलेट होती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली जो साइड है वो 120 के बराबर है। बस हो गया अपना काम, और कुछ अपन को करना ही नहीं। अपन से पूछा डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, तो ये जो दूरी है वही सेम दूरी ये भी होगी, तो क्या हो जाएगा 120 मीटर। ये अपना आंसर है। तो देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो ट्रिपलेट्स होती है उनका एक रूल होता है कि अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है तो जो नए नंबर्स बनते हैं वो भी ट्रिपलेट ही होते हैं। इस वजह से यहाँ पे मैंने रेशियो लेके 17 और 8 में उसको कन्वर्ट करा, तो अब मेरे को ट्रिपलेट का याद रखना आसान है कि 17 8 15 का ट्रिपलेट होता है। मैंने डायरेक्ट लिख लिया, और ये जो 17 8 पे अपन पहुंचे थे ये 8 से डिवाइड करके पहुंचे थे, तो वापस अपन को उसी जगह जाने के लिए 15 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 120। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ये 120 हो जाएगी। A boy is standing on the ground and flying a kite with 80√2 meters of string at an elevation of 45 degree. A boy is standing on the ground, ठीक है, एक बॉय जो है वो ग्राउंड पे खड़ा है, एंड फ्लाइंग ए काइट विद 80√2 मीटर्स ऑफ स्ट्रिंग, तो कुछ इस तरीके से 80√2 मीटर की लेंथ है स्ट्रिंग की, और कितने का एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, ये एंगल 45 डिग्री है। Another boy is standing on the roof of a 20-meter high building and flying a kite at an elevation of 30 degree. What is the length of string required by the second boy so that the two kites just meet if both the boys are on opposite side of the kites? तो देखिए अपन से बोल क्या रहा है ये, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना क्वेश्चन को समझे आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। देखिए एक बात मैंने आपसे बोला था, कभी कभार वो इंसान की हाइट दे देता है, कभी कभार नहीं देता। जैसे कि इस क्वेश्चन में उसने बोए की हाइट कहीं भी नहीं दी गई, तो अपन को बोए की हाइट को नेग्लिजिबल मानना है, और अपन को ये मान के चलना है कि जो एंगल है वो जमीन से बन रहा है, सीधा आंख से नहीं बन रहा। मतलब एंगल तो आंख से ही बनता है, लेकिन मान के क्या चलना है कि जमीन से बन रहा है, क्योंकि बोए की हाइट नहीं दी गई। तो देखिए एक तरीके से तो एक बोए, ये यहाँ पे एक बोए बने, ये बोए बने जो काइट उड़ा रहा है, और काइट कुछ यहाँ पे है,
ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, एक और बॉय है जो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके पतंग उड़ा रहा है और उसकी पतंग भी वही है जहां पे पहले वाले बॉय की पतंग है, मतलब पतंग दोनों की सेम जगह इसी जगह पे है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे कुछ एक इस तरीके की बिल्डिंग होगी। बिल्डिंग की हाइट अपन को दे दी गई है 20 मीटर। यहाँ पे खड़ा होके वो बॉय पतंग उड़ा रहा है कुछ इस तरीके से। तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ये अपन को 30 डिग्री दे रहा है। अपन से क्या पूछ रहा है, अपन से पूछ रहा है कि वो जो दूसरा वाला बॉय पतंग उड़ा रहा है उस पतंग की स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं वो अपन करते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहली बात, ये 45 है तो ये भी 45 है और ये तो 90 होना ही है। 90 के सामने वाली साइड 80√2 दे दी, तो 45 के सामने वाली कितनी होगी। मैंने आपसे बोला था कि 45 में क्या रेशियो चलता है, 1 1√2 का। मतलब 90 के सामने वाली साइड √2 टाइम्स है, तो 45 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे। तो 45 निकालने के लिए मैंने इसको √2 से डिवाइड किया, तो ये कितना आ गया, ये 80 आ गया। दूसरे पेन से लिखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये चीज कितनी आ गई, ये पूरी 80 आ गई। 80 में से ये जितना 20 है उतना ही 20 ये भी होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ऊपर वाली साइड कितनी हो जाएगी, ऊपर वाली साइड 80 माइनस 20 60 हो जाएगी। अब आप देखिए 30 के सामने वाली चीज आपके पास 60 है, ये 90 है, आपको निकालनी है ये वाली लेंथ। अगर 30 के सामने वाली साइड 60 है तो 90 के सामने वाली कितनी होगी, 30 वाली का डबल होता है, मतलब 60 का डबल 120। तो ये वाली जो लेंथ है ये 120 के बराबर हो जाएगी। यही अपन से पूछा जा रहा है बस। ये रेशियो अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना फिर परेशानी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ टॉप ऑफ ए टावर एट पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सच दैट द cos थीटा इक्वल टू 12/13। चलिए ठीक है, सबसे पहले टावर बनाते हैं अपन। ये टावर अपन ने कुछ इस तरीके का बनाया। अब बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा जो है टॉप ऑफ का टावर का जमीन से, वो थीटा है। तो यहां पे अपन ने मान लिया ये जमीन है कुछ इस तरीके से, ये वाली जमीन हो गई। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना, थीटा बना। थीटा अपन को नहीं देके कोस थीटा की वैल्यू दी गई है कितनी, 12/13। चलिए, when the point is moved 288 मीटर towards the tower, the angle of elevation become psi। ये जो सिंबल होता है ये साई होता है, इसको बोलते हैं साई। इन सच ए वे दैट साइन साई इक्वल टू 3/5। तो देखिए हो क्या रहा है, ये जो आदमी है यहाँ पे ये 288 मीटर टावर की तरफ खिसक गया। तो कुछ मान लेते हैं यहाँ पे वो आ गया, ये वाली उसकी नई दूरी है। अब यहां से जब एंगल ऑफ एलिवेशन उसका बन रहा है तो उसका बन रहा है साई। ये वाला एंगल क्या बन रहा है, साई बन रहा है ये। और साइन साई की वैल्यू दे रखी है 3/5। दी हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट अपन से पूछा जा रहा है। अपन को क्या क्या दे रखा है इसमें, अपन को ये वाली लेंथ दे रखी है कितनी है, 288 मीटर। ये अपन को दे रखी है, इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा। चलिए कोई बात नहीं, नहीं दे रखा तो भैया नहीं दे रखा, उसका इच्छा, यही कर सकते हैं। देखिए ठीक, इसको मैंने मान लिया एच हाइट, एच फॉर हाइट। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो ट्राइंगल का मैं चाहूं तो नेमिंग कर देता हूं यहाँ पे ABCD। आप ABD ट्राइंगल में देखिए, ABD ट्राइंगल में अगर मेरे को बताना हो कि भैया टेन थीटा क्या होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर है एच और बेस मेरे पास नहीं है तो मैं बोल देता हूँ BD। ये BD ही पूरा बेस है मेरा। तो BD यहां से कितना हो गया, BD इक्वल टू हो गया H/10 थीटा। या आप बोल सकते हैं 1/10 थीटा को अपन कोट थीटा बोलते हैं, तो H कोट थीटा ये हो गया। इसी तरीके से अगर ACD ट्राइंगल में मेरे को टेन साई बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा, टेन साई इक्वल टू फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो H ही है लेकिन बेस कितना है, बेस है CD। इसका मतलब CD कितना हो गया, H कोट साई, ये हो गया। अब आप देखिए
यहां पे अपन को क्या दे रखा है, अपन को ये दे रखा है कि BD माइनस सी डी इक्वल टू है 288। BD अपने पास है एच कोट थीटा, माइनस CD है एच कोट साई, ये अपने पास 288 मीटर है। तो अब अपन को निकालना क्या है, कोट थीटा और कोट साई की वैल्यू निकालनी है। ये कहां से आएगी, ये कोस थीटा और साइन साई से आएगी। तो देखिए मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, जैसे कि ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, यहाँ पे थीटा है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया 12, हाइपोटेनियस हो गया 13, तो 5 12 13 की ट्रिपलेट होती है, तो इसका मतलब ये 5 हो गया। अब अगर मैं इसमें कोट थीटा बताना चाहूं तो क्या होगा, कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 12 परपेंडिकुलर 5, मतलब कोट थीटा क्या हो जाएगा 12/5। तो यहाँ थोड़ी जगह कम है, इधर लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। H 12/5 माइनस कोट साई। इसी तरीके से मैंने एक और डायग्राम बनाया, यहाँ पे ये साई है, साइन साई की अगर मैं बात करूं 3/5 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है। यहाँ पे अगर मैं कोट साई की बात करूं तो क्या हो जाएगा 4/3, तो ये 4/3, ये इक्वल टू अपन को दे दिया 288 मीटर। तो यहां से अपन को एच की वैल्यू निकालनी है, जो कि अपन आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी 12 3 36 माइनस 20 मतलब 16, 16/15। तो ये थोड़ा जगह कम है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एच इक्वल टू 288 इंटू 15/16। 16 से मेरे हिसाब से ही शायद कटेगा, काट के देख लेते हैं 16 का एक बार में, और 12 मतलब 128, तो 128 का मतलब कितना हो गया 16 का 8 बार में, हाँ 16 का 8 बार में सही है। तो ये हो गया 18 इंटू 15, 18 इंटू 15 मतलब 15 का 8 बार में 120, 12 ऊपर चढ़ गया तो 27, 270, मतलब हाइट हो जाएगी 270 मीटर। तो इस तरीके से अपन करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एंगल वगैरह अपन को नहीं दिए गए, तो इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। लेकिन बाकी काफ़ी सारे काम इसमें आप हवा में भी कर सकते थे, जैसे कि इतना ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, ये वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, ये सब काम आप हवा में कर सकते थे। ये वाला जो पूरा काम है ये सारा भी आप हवा में ही कर सकते थे, बस आपको लिखने की जरूरत थी, तो बस ये वाली एक लाइन लिखने की जरूरत थी, एच कोट साई थीटा माइनस एच कोट साई इक्वल टू 288, और फिर वहां से एच की वैल्यू निकालते हैं। तो ये सब बताने के लिए मैंने आपको किया, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी आप इन सब काम को हवा में कर सकते हैं। A pole 23 meter long reaches a window which is 3√5 meter above the ground on one side of a street. एक पोल है जो कि 23 मीटर लंबा है, वो एक दीवार पे एक विंडो है 3√5 मीटर ऊपर, उस पे टच करता है। तो मान लेते हैं ये दीवार है और कुछ यहाँ पे एक विंडो है, ये विंडो है, ये कितनी ऊपर है जमीन से 3√5 मीटर ऊपर है। तो अब ये पोल एक टच कर रहा है, कुछ इस तरीके से करेगा पोल टच, इसको, इस पोल की लंबाई दे दी 23 मीटर, तो कुछ यहाँ पे इस तरीके से अपन मान सकते हैं ये 90 डिग्री बन गया। ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रीट कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट द पोल इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ स्ट्रीट टू रीच ए विंडो 4√15 मीटर हाई। तो इसका जो ये बेस है पोल का, इसको इसी पॉइंट पे रख के इस पोल को घुमा दिया, और घुमा के क्या करा, एक दूसरी साइड की विंडो पे पहुंचाया, जो कि जमीन से कितनी ऊपर है, वो जमीन से 4√15 मीटर ऊपर है। तो ये जो हाइट है ये 4√15 के बराबर दे रखी है। यहाँ पे एक विंडो है, और ये जो पूरा काम था ये स्ट्रीट के दो भाग है एक तरीके से, ये स्ट्रीट की एक साइड है, ये दूसरी साइड है। अपन से पूछ रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, मतलब ये पूरी लेंथ अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए ये 23 है, पोल की हाइट अभी भी सेम रहेगी, सेम पोल को ही घुमाया है, पोल की हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, तो मैं बोल सकता हूँ ये भी 23 ही रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये दोनों बेस निकाल लें। तो ये वाले ट्राइंगल में 23 3√5, इसमें अगर मैं ये बेस निकालूं तो क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर अपन बोल सकते हैं। इसको मैं b1 बोल देता हूँ, b1 ये है। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है
3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, एक ऊपर चढ़ गया 529। इसी हिसाब से 3 रूट 5 का 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का 5, तो 9 इंटू 5 45। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, 52 में 4 गया 48, 484। तो b1 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 484, मतलब b1 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 484 मतलब 22। तो ये b1 आ गया अपने पास 22। इसी तरीके से इसको अपन b2 नाम दे देते हैं। तो ये कितना यहाँ पे हो जाएगा 23 स्क्वायर माइनस 4 रूट 15 स्क्वायर इक्वल टू b2 स्क्वायर। 23 स्क्वायर वापिस वही 529 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और रूट 15 का स्क्वायर 15, 16 इंटू 15 मतलब 240 इक्वल टू b2 स्क्वायर। तो 9 में से 0 गया 9, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 289 इक्वल टू b2 स्क्वायर आया। मतलब b2 कितना आया, b2 आया स्क्वायर रूट 289 और 289 होता है 17 का स्क्वायर, मतलब ये 17। तो मैं बोल सकता हूं कि b1 प्लस b2 अपनी पूरी लेंथ की स्ट्रीट की लेंथ होगी। तो 22 प्लस 17 आपको करना है, 22 प्लस 17 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 2 और 1 3, 39। तो ये पूरा आ जाएगा अपने पास 39 के बराबर। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, चेक कर लेता हूं मैं, नो डाउट। चलिए अच्छी बात है। From the top of a tower, the angle of elevation of top of a building is 60 डिग्री। टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन जो बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, इसका मतलब जो टावर है वो छोटा रहा होगा बिल्डिंग से, तभी जाके टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक टावर ले लिया मैंने और एक कुछ इस तरीके की बिल्डिंग ले ली, दोनों एक ही जमीन पे खड़ी हुई है। तो यहां से इसके टॉप से इसके टॉप पे, मतलब टावर के टॉप से ये है टावर, ये है बिल्डिंग। तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज थीटा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से जब बनाया जा रहा है तो वो थीटा के बराबर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो एंगल अपन लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मैंने यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, तो एंगल अपन किधर की साइड मेंशन करेंगे, एंगल अपन मेंशन करते हैं इधर ऐसे एक डॉटेड लाइन खींच के, ये वाले एंगल को अपन थीटा नाम देते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा थीटा। सच दैट टेन थीटा इक्वल टू 3/4, टेन थीटा अपन को 3/4 दे रखा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर टू नियरेस्ट मीटर इफ बिल्डिंग इज 273 मीटर हाई। बिल्डिंग की लेंथ दे दी 273 मीटर। चलिए ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होता है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल बनते हैं। ये जेड जैसा साइन आपको दिख रहा होगा, एक मिनट मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जेड जैसा साइन आपको दिख रहा होगा, ये क्या शो करते हैं, ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल शो करते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो अब देखिए ये वाले ट्राइंगल में टेन थीटा अपन को कितना दे रखा है, 3/4। टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा कहने का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो 3/4 है इसको मैं x इसके साथ लगा देता हूं, क्योंकि ये हो गया रेशियो। जब अपन को इस तरीके से रेशियो में दिया जाए तो अपन डायरेक्ट उसको यहां पे मेंशन नहीं कर सकते। अगर मैंने इसको डायरेक्ट मेंशन कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो सकता है इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई में कुछ होगा जो कि आपस में कट गया होगा, इसलिए अपन यहाँ पे x को साथ में लेके चलते हैं। तो मैं बात करूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैंने इसको बोल दिया 3x, इसको बोल दिया 4x। ठीक है, चलिए ये मैं बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज अपन कर सकते हैं मेंशन। अब ये 4x है तो ये भी 4x है। अब देखिए ये 60 है, ये 90 है, ये 30 है, ये 30 के सामने वाला 4x है, तो 60 के सामने वाला क्या होता है, इसका रूट 3 टाइम्स हो जाता है। तो मैं बोल सकता हूं ये वाली साइड हो जाएगी अपने पास 4√3x। ये 3x है तो ये भी 3x है, और ये 4√3x और ये 3x मिला के ही 273 मीटर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 4√3x प्लस 3x इक्वल टू है 273 मीटर। तो अब यहां पे इनको अपन को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले वैसे अपन को 3x चाहिए, क्योंकि अपन को
टावर की हाइट पूछ रहा है जो कि है 3x के बराबर। √3 की जो वैल्यू अपन मान के चलते हैं सॉरी 1.732 मीटर मान के चलते हैं, मीटर क्या सॉरी 1.732 मान के चलते हैं। तो यहां पे इसी तरीके से थोड़ी मेरे को खांसी हो रही है इस वजह से, चलिए कोई बात नहीं, डायरेक्ट अपन कर देते हैं मल्टीप्लाई। इतना बड़ा नंबर लेने की वैसे जरूरत नहीं है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, या चलिए अभी तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसको 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 की 2, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 6, x प्लस 3x इक्वल टू 273। तो ये आ गया 9.928 x इक्वल टू 273। अब आप देखिए ये जो 9.928 है इसको मैं 10 मान के चलता हूं। अप्रोक्स में उनको आंसर बताना है, एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना। तो इसको 10 मान लेते हैं। अगर मैंने इसको 10 मान लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 27.3। और अपन को क्या चाहिए, टावर की हाइट बतानी है। टावर की हाइट कितनी है 3x, तो 3x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा 27 का 3 81 और 0.3 मतलब 9, तो 81.9। एक भी ऑप्शन 81.9 नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन किया था, अपन ने 9.928 को 10 मान लिया था। अब देखिए 9.928 को मैंने 10 माना, मतलब 9.928 से बड़ा माना। जब बड़ी चीज से अपन डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल नंबर छोटा हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं 9.928 से ही डिवाइड करता तो जो अपने पास x की वैल्यू आती है वो 27.3 से बड़ी ही आती, छोटी नहीं आती। तो मैं बोल सकता हूं कि जो 3x होगा वो 81.9 से बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। और बड़ा वाला आप बोल सकते हो 82.48, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप बोल सकते हो कि नियरेस्ट जो है 81.9 के वो 82.48 है, तो आप इसको लगा सकते हो। इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और डायरेक्ट 273 को 9.928 से डिवाइड करने चलेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि नंबर बहुत बड़े। इसलिए जितना अप्रोक्सीमेशन हो सके उतना अप्रोक्सीमेशन करिए बस। लेकिन ध्यान रखिए कि अप्रोक्सीमेशन जब आप कर रहे हैं तो सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे, और ऑप्शन को जरूर चेक करिए। अगर ऑप्शन बहुत क्लोज में है तो फिर अप्रोक्सीमेशन से बचिए, क्योंकि ऑप्शन जितना क्लोज में होंगे अप्रोक्सीमेशन करने से गलत होने के चांस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हैं। A ladder is placed against a wall such that it just reaches the top of the wall. एक लेडर है, फिर से लेडर कुछ इस तरीके का होता है, वो वॉल पे टच कर रहा है। द फुट ऑफ द लेडर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो कुछ ये वाली दूरी अपन को 6 मीटर दे दी। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द वॉल फ्रॉम द बेस ऑफ द लेडर इज 15 डिग्री। फिर से जो लेडर के बेस से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है टॉप ऑफ द वॉल का, वो 15 डिग्री बनाया जा रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेडर, लेडर मतलब ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 15 है, ये तो 90 ही होगा, तो ये कितना होगा, ये 75 होगा। तो अब यहाँ पे 15, 75 और 90 ये वाला भी एक रेशियो आपको याद रखना है। अगर ये आपके पास है तो इनकी साइड का रेशियो होता है √3 - 1, √3 + 1 और 2√2। ये तीनों साइड इस रेशियो में चलती है। तो आप बोल सकते हैं कि अगर 75 के सामने वाली 6 मीटर है, 75 के सामने वाली मतलब √3 + 1 की वैल्यू अगर 6 मीटर है, तो 90 के सामने वाली अपन को फाइंड आउट करनी है मतलब 2√2। तो 2√2 की वैल्यू क्या होगी, ये अपन को फाइंड आउट करनी है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/√3 + 1, और √2 की वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 2√2। अप्रोक्सीमेशन कीजिए यहाँ पे, √3 - 1 से ऊपर नीचे मैंने करा मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे √3 + 1 × √3 - 1 a + b × a - b क्या होता है a² - b², मतलब 3 - 1 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 टाइम्स √3 × √2 √6 - √2, मतलब ऑप्शन नंबर बी 6 √6 - 6 √2। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें कुछ था नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस आपको ये 15, 75, 90 की अगर रेशियो पता है
तो आप आसानी से कर सकते हैं, वरना फिर आपको यहाँ पे टेन थीटा साइन थीटा वाली 15 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए थी। या तो वो पता है तो कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, कुछ ना कुछ तो पता रखना ही पड़ेगा। From the top of a tower, the angle of depression of two objects on the ground on the same side of it are observed to be 60 and 30 respectively. टावर बना रहे हैं, चलिए। From the top of tower, the angle of depression of two objects on the ground on the same side, एक ही साइड पे दो ऑब्जेक्ट है। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ये वाला है और एक ऑब्जेक्ट ये वाला है, तो इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया जा रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको बताया था कि हमेशा इस तरीके से होता है। तो जो छोटा वाला है ये हो जाएगा 30 और ये बड़ा वाला है तो ये हो जाएगा 60। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज 400√3 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये अपन को दे रखी है 400√3 मीटर। ये हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट अपन को बतानी है, ये हाइट अपन को पूछ रहा है। देखिए फिर से यहाँ पे वही अल्टरनेट अपोजिट एंगल बनते हैं। मैं बोल सकता हूँ ये वाला 30 हो जाएगा और ये पूरा 60 है तो ये 60 हो जाएगा। देखिए एक बात आपको हमेशा इसमें ध्यान रखनी होती है, जैसे जैसे अपन दीवार के नजदीक जाएंगे अपनी आंखों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को देख रहे हैं, आप उसके जैसे जैसे नजदीक जाते जा रहे हैं आपको अपना सिर उतना ही ऊंचा करना पड़ रहा है। जैसे कभी आप थिएटर में बैठे होंगे, थिएटर में जब आप बैठे होंगे अगर आपने एकदम फ्रंट की सीट ली है तो आपको काफी ऊंचा करके देखना पड़ता है, लेकिन यही जब आपने पीछे की सीट ली होती है तो आप एकदम सीधा ही देख लेते हैं। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका पीछे से कम हो जाता है और जितना नजदीक आप रहते हैं आपको सर उतना ऊंचा करना पड़ता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, अपन किसी चीज के जितना ज्यादा नजदीक होंगे अपना एंगल उतना ज्यादा ही बढ़ जाएगा। तो जब भी अगर आप दो एंगल बना रहे हैं तो ध्यान रखिए नजदीक वाला एंगल बड़ा होगा दूर वाले एंगल से। तो अब अपन को हाइट पूछ रहा है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हाइट अपन को बतानी है, बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए करते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो जैसे कि ये अपन को पता है 60 है तो ये 30 है। इसी तरीके से अगर ये 30 है तो ये पूरा कितना, पूरा 60 है। ये ठीक है। एक तो ये तरीका तो था ही सही इसमें जो मैं बताना चाह रहा था, लेकिन अब सोच रहा हूं रहने देता हूं। वो तरीका ये है कि जैसे 30 60 90 जब अपन लेते हैं तो 1√3 2 लेते हैं, तो उस चीज के हिसाब से भी अपन चल सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा जो है कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, क्योंकि एक है 60 के हिसाब से एक है 30 के हिसाब से, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा अपन को। तो आप वो चीज का चल के आप करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब उससे मैं कहना क्या चाह रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ कि अपन जानते हैं कि 30 60 और 90 के सामने वाली साइड है कितनी होती है, 1√3 और 2 के रेशियो में होती है। तो अब आप देखिए ये 60 के हिसाब से ये सामने वाली कितनी होनी चाहिए, √3 होनी चाहिए, लेकिन ये 30 के हिसाब से ये सामने वाली कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो क्या दोनों सेम टाइम पे पॉसिबल है क्या? डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या पॉसिबल है, मैं मान के चलूं कि एक साइड तो ये हो गई, अब इसको मैं √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो √3:3:2√3 ये आ जाएगा। अब आप देखिए रेशियो में तो कोई चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल 60 वाले ट्राइंगल के हिसाब से मानूं तो ये √3 होगा। दूसरे में इस 30 के हिसाब से ये √3 होगा जो कि है। तो ये दोनों जब √3 है तो अब आप देखिए पहले वाले के सामने 30 के हिसाब से ये वाली लेंथ कितनी होनी चाहिए, 30 के हिसाब से ये वाली लेंथ अपनी 1 के बराबर होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है, चलिए इसी तरीके से ये पूरा 60 है तो 60 के हिसाब से ये पूरी बड़ी वाली लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये 3 के बराबर होनी चाहिए, ये 3 के बराबर होनी चाहिए। तो 3 - 1 इसकी वैल्यू अपन को 400√3 दे दी। 3 - 1 मतलब 2, 2 की वैल्यू 400√3 दे दी। 2 से इसको आप काट सकते हैं, कितना हो गया 200√3।
तो मतलब 1 की वैल्यू 200√3 है। अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालनी है √3 की वैल्यू। तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200√3 इंटू √3 मतलब 600। तो ये जो होगी ये हो जाएगी हाइट 600 मीटर। तो ये एक तरीका है। तरीका आपको कैसा लगा मुझे नहीं पता, अगर इसमें हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल आई होगी समझने में, लेकिन इसको एक बार फिर से देखिएगा, काफी बढ़िया तरीका है। बहुत ज्यादा काम अपन ने इसमें करा नहीं। दूसरा तरीका तो नॉर्मल था ही सही, यहाँ पे मैं इसको एच मान लेता, उससे सबसे पहले तो ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर लेता और ये पूरी वाली लेंथ फाइंड आउट कर लेता, उसमें से इसको माइनस करके 400√3 के इक्वल लिख देता और एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता। तो ये तरीका नॉर्मल था, इससे भी आप चल सकते हैं। इस तरीके का तरीका मैंने पहले करा दिया इसलिए मैं उस पर नहीं गया, तो मैंने दूसरे का आपको नया तरीका बताने की कोशिश करी है। हो सकता है आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आया हो, लेकिन अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। अच्छा तरीका है। फ्रॉम ए पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ 2 टावर्स पी एंड क्यू। तो देखिए 2 टावर अपन ने बनाए पी एंड क्यू, ये पी है ये क्यू है, इनके एकदम मिडवे में एक पॉइंट लिया गया है कुछ इस तरीके से। दोनों से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया है, मतलब इस पॉइंट से दोनों टावरों के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया गया है जो कि 30 एंड 60 रेस्पेक्टिवली है। टावर पी पे 30 है और क्यू पे 60 है, ये 30 है ये 60 है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि बताइए पी बड़ा होगा या क्यू बड़ा होगा, ऐसे देख के बताइए, अनुमान लगाइए। मैंने आपसे बताया था जब अपन एंगल को बड़ा करते हैं तो क्या होता है, एंगल को बड़ा करने पे हाइट जो होती है वो छोटी हो जाती है और एंगल जितना छोटा होगा हाइट उतनी ही बढ़ जाएगी। तो वैसे ही इसको पी नहीं कह के इसको क्यू मानेंगे और इसको पी मानेंगे, क्योंकि सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, एक मिनट ये 30 है ना, तो ये इसको 30 और इसको 60, सही है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे 30 के हिसाब से पी बड़ा होना चाहिए और 60 के हिसाब से क्यू छोटा होना चाहिए, तो उसी तरीके से बनाने की कोशिश करी है मैंने। द रेशियो ऑफ हाइट पी टू दैट ऑफ क्यू, रेशियो अपन को बताना है इन दोनों का। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको बोली है कि ये जो पॉइंट है ये एकदम मिड में है। जब मिड में है तो मैं इसको 1 और इसको 1 ले लेता हूं, क्योंकि सारा काम रेशियो में करना है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से 1 1 ले लिया। अब आप देखिए ये 30 है और ये 60 है। मैंने आपको बताया कि 30 के सामने वाला 1 है तो 60 के सामने वाला क्या होगा, उसका √3 टाइम्स, मतलब √3 के बराबर। इसी हिसाब से ये 60 के सामने वाला अगर 1 है तो 30 के सामने वाला क्या होगा, 1/√3 टाइम्स, मतलब 1/√3। तो Q हो जाएगा √3 और P हो जाएगा 1/√3। P इज टू Q अपन को यहाँ पे लेना है, तो P है 1/√3 और Q है √3। √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1:3, तो P इज टू Q आ जाएगा 1:3। यही अपना आंसर है। P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड ऑन आइदर साइड ऑफ ए पोल। P और Q 2 पॉइंट है ग्राउंड पे आइदर साइड ऑफ ए पोल। तो इस तरीके से एक पोल बना लिया, एक साइड P डाल दिया एक साइड Q डाल दिया, ये P ये Q, ठीक है। चलिए, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल एज ऑब्जर्व फ्रॉम P एंड Q आर 60 एंड 30। P से 60 है और Q से 30 है, P से ये 60 और Q से ये 30 रेस्पेक्टिवली, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 84√3। ये जो डिस्टेंस है ये 84√3 के बराबर है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट अपन को बतानी। चलिए ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे जल्दी करने वाला तरीका है मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ, क्योंकि टाइम बचाना अपना सबसे मेन मोटिव है। टाइम अपने पास बहुत कम होता है, 1 घंटा ही रहता है जिसमें 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो टाइम जितना ज्यादा बच पाए मैं उस तरीके पे जाता हूँ। लेकिन मैं एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें विजुअलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप पहली बार करेंगे तो हो सकता है आपको मुश्किल लगे, उतना अच्छे से आपको समझ भी ना आए, लेकिन जब आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। देखिए ये एक ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल, एक बड़े ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, दूसरे उससे आपको बताता हूँ। ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसमें ये 60 है ये 30 है, दोनों मिला के कितने हो गए 90।
मतलब तीसरा वाला जो एंगल होगा वो 90 होएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, 90 के सामने वाली साइड कितनी हो गई? 90 के सामने वाली साइड हो गई 84√3। तो 30 के सामने वाली साइड कितनी होती है? मैंने आपको बताया था 30 60 90 में 1√3 2 का रेशियो चलता है। मतलब 90 के सामने वाली साइड अगर डबल है तो 30 के सामने वाली साइड उसकी आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर 90 के सामने वाली साइड 84√3 है तो 30 के सामने वाली उसकी आधी हो जाएगी। अब 30 के सामने वाली कौन सी है? ये, क्योंकि अभी अपन जो बात कर रहे हैं वो पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में बात कर रहे हैं। ये जो बीच की लाइन है इससे कोई मतलब नहीं है अपन को, अभी सिर्फ और सिर्फ अभी अपन बड़े वाले ट्राइंगल में। तो बड़े वाले ट्राइंगल में 30 के सामने वाली कितनी हो जाएगी? इसका आधा मतलब 42√3। ये हो जाएगा 42√3। अब आप मुझे बताइए, अब आप कौन से ट्राइंगल पे फोकस करेंगे? अलग पेन से दिखाते हैं ताकि समझ में आए। अब अपन को सिर्फ और सिर्फ इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करना है। इस वाले ट्राइंगल में ये 90 है। अब आप देखिए फिर से ये 90 के सामने वाला है। 90 के सामने वाला कितना है? 40√3। तो 60 के सामने वाला कितना होता है? अब आपको इस 60 को इस पूरे तक नहीं लेके जाना, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस ग्रीन ट्राइंगल में है। मैं सिर्फ इस ग्रीन ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो अब मैं इस 60 को यहां तक नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ यहां तक, ये बीच वाली लाइन तक ही लेके जाऊंगा। तो 90 के सामने वाला अगर 40√3 है, मैंने आपको बताया था 30 60 90 में क्या रेशियो चलता है? 1:√3:2 ये रेशियो चलता है। 90 के सामने वाला 42√3 है तो 60 के सामने वाला क्या होता है? उसके आधे का √3 टाइम्स। मतलब पहले अपन एक तरीके से 30 पे पहुंचे और फिर √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने 40√3 को आधा किया तो क्या आ गया? 21√3। और उससे फिर उसको मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 21 into 3 दैट मीन 63। तो ये जो हाइट है ये आपके पास आ जाएगी पोल की 63 मीटर। अब आप बताइए मेरे को, कहीं भी आपने कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया हो, कोई भी टेन थीटा कोस थीटा का इस्तेमाल किया हो, कुछ भी आपने नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ इस एक सिंगल रेशियो का इस्तेमाल किया और इतनी आसानी से बिना कुछ लिखे आपने काम खत्म कर दिया। देखिए लिखना भी आपको कुछ ज्यादा पड़ा क्या? कितना कम लिखा मैंने, उसके बाद भी अपना काम हो गया। तो इसी तरीके से ये चीज जो है विजुअलाइजेशन से आप समझेंगे धीरे धीरे। कोई बात नहीं, करते रहिए, मेहनत कीजिए, मेहनत से बढ़ते रहिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, लाइट हाउस बनाते हैं 120√3 मीटर अबोव द सी लेवल, सी लेवल से 120√3 मीटर ऊपर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए शिप सेलिंग टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 to 60। तो ये जो 120√3 है ये आपको हाइट दी है लाइट हाउस की। जब वो बोल रहा है कि भैया सी लेवल से इतना ऊपर है, इसका मतलब लाइट हाउस की हाइट अपन को दे दी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ शिप सेलिंग टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 30 to 60। एक शिप है जो उसकी तरफ चल के आ रही है, मान लेते हैं ये एक शिप है, ये कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में चल के आ रही है। पहले जब इस शिप को देखा गया था तो एंगल जो बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री का। लेकिन ये शिप चल के आ रही है तो ऐसा तो है नहीं कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन सेम ही रहेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन बदलता जाएगा, जैसे जैसे शिप उस लाइट हाउस के नजदीक आती जाएगी एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होता जाएगा। तो पहले जब देखा था तब 30 था, शिप थोड़ा नजदीक आ गई, मान लेते हैं यहां पे आ गई, फिर देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 निकल के आया। तो ये वाली चीज भी 60 हो जाएगी। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे चीज उसके नजदीक आएगी एंगल बढ़ता जाएगा। तो ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। अपन से पूछ क्या रहा है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शिप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो देखने के बीच में इस शिप ने जो डिस्टेंस कवर्ड किया ये कितना है ये बता दो, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए आसान, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ये 60 है, ये 30 है और ये पूरा 60 है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला 60 के सामने वाला 120√3 है, तो 30 के सामने वाला क्या होगा? उसका 1/√3 टाइम्स होगा, मतलब √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 120। इसी तरीके से इस वाले 30 के लिए ये 120√3 है, तो इस वाले 60 के लिए ये क्या होगा? जो कि पूरी लेंथ होगी। अगर 30 के सामने वाला 120√3 है तो 60 के सामने वाला क्या होगा? उसका √3 टाइम्स, मतलब 120√3 इंटू √3, मतलब कितना हो गया? 360। तो अब सॉरी डिग्री लग गया गलती से।
अपन को ये बताना है, नहीं बता सकते क्या? 360 माइनस 120, 360 माइनस 120 करना है, कितना आ गया? 240। बस यही अपन से पूछ रहा था, 240 मीटर। देखिए कितना अच्छा और आसान तरीका है। टू पिलर्स ए एंड बी ऑफ सेम हाइट आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए रोड। टू पिलर्स ए एंड बी ऑफ सेम हाइट के हैं दोनों पिलर, ए है ये और ये बी है, आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए रोड विच इज 40 मीटर वाइड। तो ये जो रोड है ये 40 मीटर वाइड है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पिलर्स ए एंड बी आर 30 एंड 45 रेस्पेक्टिवली एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। तो ये जो रोड है इसके बीच में कहीं एक कोई पॉइंट लिया है जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है पिलर्स के टॉप का वो 30 और 45 बन रहा है। सबसे पहली बात तो ये बताइए, जिसका 30 बन रहा है वो नजदीक होगा या जिसका 45 बन रहा है वो नजदीक होगा? तो जिसका 45 बन रहा है वो वाला पॉइंट नजदीक होगा, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये वाला नजदीक होगा क्योंकि ये 45 डिग्री का बना रहा है, और ये वाला दूर होगा क्योंकि ये 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ पिलर ए। तो ये वाला डिस्टेंस अपन को बताना है, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा ये अपन से पूछा जा रहा है। चलिए चलते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 60 है, ये 30 के सामने वाली साइड अपन मान लेते हैं 1 के बराबर, 60 के सामने वाली साइड को अपन मान लेते हैं √3 के बराबर। चलिए थोड़ा और अलग तरीके से बताता हूं मैं आपको, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 30 60 90 होता है 1√3 2, और 45 45 90 होता है 1 1√2। तो देखिए जब अपन इसको 30 के सामने वाली साइड को 1 मान रहे हैं तो एक बात का अपन को यहां पे ध्यान रखना है कि जो पिलर्स है उनकी हाइट सेम है। तो इसका मतलब अगर ए की हाइट को अपन ने 1 मान लिया तो बी की हाइट को भी अपन को 1 ही मानना होगा। तो मैंने बी की हाइट को 1 मान लिया। अब 45 के सामने वाला भी 1 है, 30 के सामने वाला भी 1 है, तो बताओ 60 के सामने वाला कितना होता है? जब 30 के सामने वाला 1 होता है तो उस केस में 60 के सामने वाला √3 हो जाता है, और जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। मैंने आपको इधर बताया 45 के सामने वाला 1 है तो इस वाले 45 के सामने भी 1 ही रहेगा। इसका मतलब ये √3 और ये 1 मिला के कितने के बराबर है? ये मिला के 40 के बराबर है। अपन से पूछ क्या रहा है? अपन से सिर्फ इस √3 की वैल्यू पूछ रहा है। √3 + 1 की वैल्यू 40 है, तो बताओ √3 की वैल्यू क्या होगी, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो √3 + 1 की अगर वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 बटा √3 + 1, और √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 बटा √3 + 1 इंटू √3, ये हो जाएगी। मल्टीप्लाई कीजिए √3 -1 से ऊपर नीचे रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो 3 - 1 2, 2 से 20 बार में, तो ये कितना आ जाएगा? 20 टाइम्स 3 -√3, ये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए चीजों को ध्यान रखना है कि हाइट अगर बराबर दे रखी है तो अपन को इस तरीके से मानना है कि बराबर रहे। मान लेते हैं कि 45, ये 45 के सामने वाला 1 होता है रेशियो में, मान लेते हैं ये 45 के सामने वाला 1 नहीं होकर 2 होता या 3 होता, तो फिर यहाँ पे मैं किसी उस नंबर से मल्टीप्लाई करता ताकि ये दोनों चीजें बराबर हो जाती। यहाँ पे बराबर आ चुका है इसलिए करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बराबर नहीं आता तो फिर अपन को बराबर करना पड़ता। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 240 मीटर हाई, एक हिल है जिसकी हाइट दे दी गई 240। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल आर 30 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ साथ एक मिनट क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन, सिर्फ डिप्रेशन बन रहा है का टॉप और बॉटम का। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनता है, कभी भी नीचे से ऊपर की ओर तो नहीं बनता। जब ऊपर से नीचे की ओर बनता है तो पक्का है कि पोल को इस हिल से छोटा ही होना पड़ेगा, बड़ा नहीं हो सकता। तो एक तो ऊपर की साइड बना कुछ इस तरीके से और एक बना नीचे की साइड, मतलब एक तो बना बॉटम का और एक बना टॉप का। तो क्या बोल रहा है ये? टॉप का कितना बोल रहा है? 30 और 60, तो ऑब्वियस है कम वाला
टॉप का होगा और ज्यादा वाला बॉटम का होगा। तो ये 30 और 60, तो मैं बोल सकता हूं ये 30 है और ये 60 है। ये चीज अपन को दे दी। अब आप देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द पोल एंड इट्स डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द पोल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल। तो हिल से डिस्टेंस तो ये वाली हो जाएगी और हाइट ऑफ द पोल ये वाली हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस अपन से पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। तो देखिए ये 60 है, ये 30 है, अपन को पता है। ये 60 के सामने वाली 240 है, तो 30 के सामने वाली ये कितनी होगी? इसका 1/√3 टाइम्स, मतलब 240/√3, 240/√3 हो जाएगी। ये 240/√3 है, तो ये भी 240/√3 होगी। अब आप देखिए, फिर से पेन बदलते हैं। ये पूरा एंगल कितना होगा? 60 होगा। मैं बोल सकता हूं कि अगर ये 240/√3 है तो ये 30 के सामने वाली कितनी होगी? ये देखिए 60 के सामने वाली अगर 240/√3 है तो 30 के सामने वाली कितनी होगी? मैंने आपको बताया था कि 60 के सामने वाली हमेशा √3 टाइम्स होती है, तो 30 के सामने वाली डिवाइड बाई √3 हो जाती है। मतलब 240/√3 में भी फिर से √3 का डिवाइड, तो कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3 मतलब 3। 3 से आप इसको काटोगे तो कितनी बार में चल जाएगा? 80 बार में। तो ये हो जाएगी 80, मतलब ये वाली लेंथ आपके पास आ गई 80। अगर ये लेंथ 80 आ गई तो 240 में से 80 घटाओगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, कितनी आ गई? 160, मतलब ये वाली भी 160 है। और ये तो आपके पास पहले ही आ चुका है। इनका डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। 240/√3 में अगर मैं रेशनलाइज करूं तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे वाला √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, 3 से 80 बार में 80√3। तो अपन को 160 में से 80√3 माइनस करना है। तो यही अपना आंसर है। तो यहां पे 80 कॉमन ले ले से आप, तो ये आ जाएगा 2 - √3, ऑप्शन नंबर ए, यही अपना आंसर है। तो हो सकता है कुछ लोगों को तो लग रहा हो कि भैया क्या बता रहे हो, इतना घुसड़ पुसड़ कर दे रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो देखो यार दोस्त, ये है कि हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मैं मान सकता हूं, लेकिन समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में जल्दी करना है तो यही सब तरीके अपनाने पड़ेंगे। अगर आप वही टेन कोस सेक इनका इस्तेमाल करते रहे तो यकीन मानिए आपका क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन वो इतना समय खा जाएगा कि उतने समय में आप 5 क्वेश्चन और कर सकते थे। तो इसलिए अच्छा ये है, उस तरीके से जाने से अच्छा है कि छोड़ दो, ताकि दूसरे 4 क्वेश्चन ना छोड़ना पड़ जाए। या फिर अगर ये तरीका समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वापिस देखो, समझो, कोशिश करो। जब मैं पूरी थ्योरी और क्वेश्चन मिक्स वाली सीरीज लाऊंगा तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आप इन वीडियोज को बार बार देखिए तो आपको समझ में आएगा। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट बिल्ड करना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री 220 मीटर हाई फ्रॉम 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन आर 30 एंड 45। ठीक है, चलिए ट्री बनाते हैं। एक तो सबसे पहले 220 मीटर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है 2 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में बोल दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया कि भाई सेम साइड है अपोजिट साइड, उसके बारे में वैसे कोई बताया नहीं गया। चलिए सेम साइड पे ही मान लेते हैं अभी के लिए। तो 30 और 45 बन रहा है। तो मैंने आपको बताया है एंगल जितना ज्यादा नजदीक होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो ये वाला एंगल 45 होगा और ये वाला 30 होगा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट? तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अपन को बताना है। तो फिर से वही वापिस अपना हथियार निकाल लेते हैं। ये 45 है तो ये भी 45 है, और ये 30 है तो ये पूरा कितना है? 60 है। देखिए 45 के सामने वाला 220 है, तो इस 45 के सामने वाला भी 220 ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये 30 के सामने वाला 220 है, तो 60 के सामने वाला क्या होगा? √3 टाइम्स। तो ये जो पूरी लेंथ है
ये पूरी लेंथ आपके पास 220√3 हो जाएगी। तो आपको ये पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, 220√3 में से 220 को सब्ट्रैक्ट करना है। 220 तो अलग कर लो, √3 मैंने बताया था 1.732 होता है, -1 करोगे तो 0.732। तो मल्टीप्लाई करना है बस 22 इंटू 7.32 को, 22 दूनी 44 की 4, 4 हासिल ऊपर चढ़ी, 22 3 66 और 4 70, 7 हासिल ऊपर चढ़ी, 22 का 7 बार में 154, 154 7 161 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 161.04 ये अपना आंसर है। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है यार, जब अपन ने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान लगना चाहिए। गोलू इज स्टैंडिंग ऑफ सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 60 मीटर टॉल बिल्डिंग। किसी का कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। यार अभी तो चलिए किसी का कोई डाउट नहीं है, आगे चलते हैं अपन। गोलू इज स्टैंडिंग ऑफ सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 60 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है 60 मीटर टॉल की, गोलू जो है कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। गोलू इज 1.8 मीटर टॉल। जब गोलू की हाइट दे दी गई तो अपन को यहाँ पे बनानी पड़ेगी, अगर नहीं दी जाती तो फिर अपन नहीं बनाते। When Golu starts walk towards the building, then the angle of elevation from his head becomes 60 from 45. जब वो बिल्डिंग के करीब चल के आ रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके सर से वो बदल गया, वो कितना हो गया, वो 45 से 60 हो गया। तो पहले 45 था, अब 60 हो गया, क्योंकि जितना ज्यादा नजदीक जाएगा उसको अपना सर उतना ऊंचा करना पड़ेगा, और जितना सर ऊंचा करेगा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बढ़ जाएगा। जैसे जैसे वो नजदीक जाएगा, अगर एकदम नजदीक चला गया तो एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज समझने वाली है जो कि बहुत जरूरी है। ये चीज अगर आप नहीं समझेंगे तो बड़ी परेशानी होगी। आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मच डिस्टेंस गोलू कवर्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। चलिए फिर से देखिए, आसान क्वेश्चन है। ये चीज 1.8 है और ये पूरा 60 है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 60 माइनस 1.8 है, मतलब कितना हो गया 58.2। ये 58.2 है। फिर से अपने वही हथियार निकाल लेते हैं, ये 60 तो ये 30 और ये 45 तो ये पूरा भी 45। देखिए 60 के सामने वाला 58.2, तो 30 के सामने वाला कितना, √3 से डिवाइड करेंगे तो 58.2 डिवाइड बाय √3। इसी तरीके से देखिए 45 में हमेशा 1:1 का रेशियो चलता है, मैंने आपसे बोला है 45 के सामने वाला यहाँ 58.2 है तो इधर भी 45 के सामने वाला 58.2 होगा, मतलब ये पूरी दूरी 58.2 ही होगी। तो अगर ये दूरी आपको फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है, 58.2 में से इस 58.2 बाय √3 को माइनस करना है। तो यहां पे करने के लिए कुछ नहीं है, √3 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, ये √3 इंटू √3 3 हो जाता है। 3 से अपन इसको अगर काटे तो 3 का 1 बार में, 9 बार में 27 और 4 बार में 12, तो 19.4 अगर मैं कॉमन ले तो ये बन जाता है 19.4 का 3 टाइम्स, तो 3 माइनस √3। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये अपना आंसर है।